ओके, स्टार्ट करते हैं। एनपी 28/3/2026। 28/3/2026। पहला क्वेश्चन है, बीएसएफ और आईटीबीपी का संबंध भारत के किन सीमावर्ती क्षेत्रों में है? बीएसएफ, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, आईटीबीपी, भारत चीन, सीआरपीएफ, एसएसबी और एक और है सीआईएसएफ। बीएसएफ जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत और बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान के बीच में सीमावर्ती क्षेत्रों में। दूसरा आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बतन, भारत और तिब्बत सीमा या चीन सीमा कह लो, तिब्बत सीमा, पहाड़ी इलाके होंगे ये पैरामिलिट्री है, पैरामिलिट्री। इसका काम क्या होता है? फ्रंटलाइन सेना होती है ये, सेना से भी आगे रहेंगी ये सारी सेनाएं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह डिप्लॉय की जाती है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सबसे बड़ी होती है ये, सबसे बड़ी, जहां जरूरत पड़ेगी नक्सलाइट एरियाज में कहीं कहीं तो वहां भेज दिया जाएगा, सबसे बड़ी होती है ये पुलिस फोर्स। एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, भारत और नेपाल और भूटान, म्यांमार, इन क्षेत्रों में भारत की सीमा के साथ। सीआईएसएफ औद्योगिक क्षेत्र में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स औद्योगिक क्षेत्रों में, जैसे हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह में जो भी संस्थान है, लोक संस्थान है, वहां पे सुरक्षा के लिए इन्हें डिप्लॉय किया जाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बालेंद्र शाह किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और इनकी पार्टी का क्या नाम था? बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, बालेंद्र शाह। और जैसे ही ये सत्ता में आए हैं, सत्ता के बाद इन्होंने एक दो बयान दिए हैं जो थोड़े विवादित हो गए हैं। सत्ता में आते ही इन्होंने कह दिया कि बिहार क्षेत्र को भी अपने में मिलाना है। तो इसके बाद फिर सीमावर्ती क्षेत्र जो बिहार से हमारा लगा हुआ एरिया है ना, पाकिस्तान नेपाल का ये वाला एरिया, देखो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ये सीमा बनाते हैं। सिक्किम और नेपाल के बीच में हमने सबसे ऊंची चोटी भी की थी हिमालय पे, कौन सी थी? कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई की थी हमने 8,598 मीटर। क्वेश्चन नंबर, तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 3 बार की विश्व चैंपियन कौन रिटायरमेंट की घोषणा की है? कैरोलिन मरिन नाम है इनका, कहां की है? स्पेन की है ना, स्पेन की है, और रिटायरमेंट की घोषणा की है इन्होंने। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 है, शांति वाहिनी और नृत्य वाहिनी संगठनों का संबंध स्वतंत्रता के किस एक आंदोलन से है? शांति वाहिनी और मृत्यु वाहिनी, इन दोनों का संबंध है 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन ये राष्ट्रीयता स्तर पे नहीं, बल्कि कहां बनी थी? असम में बनी थी। किसने बनाया था? पुष्पलता दास क्रांतिकारी सेनानी थी, तो पुष्पलता दास ने असम में इसे बनाया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ध्यान रखना है, शांति वाहिनी और मृत्यु वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्पलता दास किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड की कृषि में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला उर्वरक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये बताना है यूरिया और उर्वरक में अंतर बताना है। तो हमने खाद, यूरिया और उर्वरक में अंतर किया था। खाद, यूरिया, उर्वरक इंपॉर्टेंट है कृषि के कंटेक्स्ट में। नेचुरल फार्मिंग की तरफ देश जा रहा है तो जाएगा, तो उसके लिए जरूरी है ये चीज समझना कि तीनों में अंतर क्या है। खाद क्या होती है? प्राकृतिक होती है। यूरिया कृत्रिम होती है, ये भी कृत्रिम होती है। खाद में क्या होता है? काउडंग होती है, इसके अलावा ह्यूमस, कोकोपीट, ये सब चीजें ह्यूमस बनाती है, कहने का मतलब है। इसमें कोई भी प्रकार का ह्यूमस नहीं बनता। इसमें सभी प्रकार के, ये जल में धीरे घुलनशील होता है खाद, और ये जल्दी घुलनशील होता है, ये भी जल्दी घुलनशील होता है। यूरिया में जनरली होता है नाइट्रोजन, जो कि 46% ही होगा। यूरिया मतलब नाइट्रोजन, और उर्वरक मतलब NPK, इसके अलावा फास्फोरस, सभी प्रकार के जो तत्व जरूरी हैं किसी की ग्रोथ के लिए, वो चीजें इसमें होंगी, उसे कह देते हैं हम उर्वरक। ये केमिकल कंपाउंड होते हैं, कृत्रिम होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ह्यूमस
नहीं बनता है इन दोनों चीजों में। इसमें ह्यूमस बनता है, प्रोसेस स्लोली होती है। लेकिन चौथा, मिट्टी को क्या करता है, ये सुधार करता है, मिट्टी सुधार करता है, खाद, ये मिट्टी को खराब करते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म में मिट्टी को खराब कर देंगे ये। और इसके अलावा जल में घुलनशील हो गया। और क्या चीज थी, हाँ, स्थायी प्रभाव होता है इसका। जैसे खाद अगर यूज कर रहे हो तो बहुत लंबे टाइम तक जमीन जो होती है वो उर्वरक हो जाती है, उसमें जान आ जाती है। लेकिन इसका प्रभाव जो होता है अस्थायी होता है। इस वर्ष डालोगे तो वो खेती के, जब तक आपने डाला है तब तक वो खेती होगी, उसके बाद वो खेत बंजर हो जाएगा, ये भी अस्थायी होता है। और सस्ता होता है, खाद सबसे सस्ता होता है, ये उससे खाद से महंगा होता है, खाद से महंगा। और ये डीएपी, या डीएपी इसका एग्जाम्पल हो गया, डीएपी इसका एग्जाम्पल है, डीएपी इसका एग्जाम्पल हो गया। यूरिया तो आप जानते ही हो, ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं, दानेदार होते हैं, ये दोनों चीजें। खाद से महंगा, सबसे महंगा खाद आपकी घर में काउडंग से बन जाएगी, लेकिन जो आपका यूरिया है वो आपको 200-250 रुपए का कट्टा मिलता है। और ऐसे ही डीएपी जो है वो 1500-1600 रुपए का कट्टा मिलता है, तो ये बहुत महंगा है। और ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, लैंगून झीलें। क्वेश्चन नंबर 8, लैंगून झीलें, झीलों को केरल में क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है लैंगून झीलों को। हमने बात की थी, ये हो गया था हमारा भारत, और भारत के बंगाल की खाड़ी से लगे हुए क्षेत्र और अरब सागर से लगे हुए क्षेत्र में तटीय इलाकों में कुछ प्रमुख झीलें हैं जो कि कहलाती हैं लैंगून झीलें। लैंगून झीलों को कहते हैं अनूप झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनूप झील भी कहा जाता है। अनूप झीलें क्या होती हैं, जब समुद्र का पानी तटीय क्षेत्रों में भूतट से टकराकर अंदर आ जाता है, भू क्षेत्र में आ जाता है, तो वो वहां ट्रैप हो जाता है और उसे बाहर जाने का अगर रास्ता नहीं मिल पाता है, वो वहीं पे एक झील बन जाती है, अंदर ही रह जाती है, मुख्य भूभाग में अंदर ही रह जाता है समुद्र का पानी। तो फिर क्या होता है, एक झील बन जाती है जिसका स्वाद खारा होता है, क्योंकि वो समुद्र का पानी है इसलिए वो खारा ही होगा। ऐसी झीलों को जो तटीय क्षेत्रों में बनती है उनको क्या कह देते हैं, हम लैंगून झीलें कह देते हैं। जैसे हमने अष्टमुदी एक झील की थी केरल में, अष्टमुदी एक झील की थी केरल में। दूसरी झील थी केरल में बेम्बानद ये झील की थी। ठीक, साथ में ये भी मैंने बताया था, ये दोनों तो क्या है, ये लैंगून झीलें हैं, कयाल है। लेकिन एक झील मैंने बात की थी पेरियार, वो पेरियार नदी पर है, तो मीठे पानी की झील कभी भी तो हम क्या कहेंगे, वो कयाल या फिर लैंगून नहीं है। इसी तरह हमने यहाँ पे चिल्का झील, जो सबसे बड़ी झील की थी, चिल्का सबसे बड़ी झील। दूसरी पुलिकट कोलेरू की थी, कोलेरू की थी, क्योंकि ये पूरी तरह किसमें है, आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। फिर की थी हमने पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। एक हमने की थी तमिलनाडु की कालीवेली, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, चिल्का उड़ीसा में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की है ये। तो अष्टमुदी ये केरल में है और बेम्बानद केरल में है, ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है ये। इसके अलावा अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नंबर 1, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जैसे फ्रांस में क्या कहा जाता है, फ्रांस में, और दूसरा भूमध्य सागर के स्पेन में, इन क्षेत्रों में क्या कहा जाता है। तीसरा, इसको हम क्या कहते हैं, बाल्टिक सागर से संबंधित देशों में इसको क्या कहते हैं। चौथा हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा न्यूजीलैंड की माओरी जनजाति, न्यूजीलैंड की माओरी जनजाति इसे क्या कहती है। ठीक है, शुरू करते हैं। भूमध्य सागर के क्षेत्र में फ्रांस के आसपास के इलाकों में क्या कहते हैं, कयाल या फिर लैंगून झीलों को क्या कहते हैं, एबांग। स्पेन में क्या कहते हैं, एल्बुफेरा। बाल्टिक सागर से संबंधित हमने क्या किया था, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये देश किए थे ना बाल्टिक नेशन। तो उन देशों में क्या कहा जाता है लैंगून झीलों को, हाँ, बोडेम। और न्यूजीलैंड की माओरी जनजाति क्या कहती है, हापुआ। इसके अलावा एक और जगह थी, हाँ, काला सागर, ब्लैक सी, काला सागर से संबंधित क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, लीमान। ठीक है, वेरी गुड।
तो ये हो गई हमारी लैगून झीलें। लैगून झीलें ध्यान रहेंगी, अब समुद्र तट में टकरा के जो पानी अंदर आ गया और बाहर नहीं निकल पाया। अब कारण हो सकते हैं उसके, या तो वो क्या कहते हैं प्रवाल द्वीपों का एक वो हो जाता है। इसी संबंध में मैंने आपको यहाँ लक्षद्वीप के बारे में भी बताया था ना। वो लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप, प्रवाल एक जीव होता है जुजेंथिल, है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट पे जिंदा रहता है और उस पर फिर रंग बिरंगे कलर इसके लिए बहुत फेमस होते हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, लोग वहां समुद्री गोताखोर जाते हैं वहां पे उस प्रकृति का नजारा देखने। क्यों? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में छिछले उथले सागर में वो बहुत बहुतायत में दिखती है और वहां गोताखोर समुद्री चीजें वो देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रवाल को देखते हैं। तो प्रवालों से या तो ऐसा होगा कि तटीय क्षेत्र में प्रवाल घेरा बना देंगे और वो पानी अंदर ही ट्रैप रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये बनती है लैगून झीलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, ईरान युद्ध के चलते अमेरिका की मुद्रास्फीति 4% से ऊपर पहुंचने की संभावना है। इस संदर्भ में आप मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति बराबर मांग जब बढ़ जाती है और आपूर्ति से, मांग जब आपूर्ति से बढ़ जाती है, इसको कहते हैं हम मुद्रास्फीति। ऐसा होता क्यों है? तरलता, मार्केट में बाजार में तरलता बढ़ जाती है। तरलता मतलब पैसा बहुत हो जाएगा मार्केट में, तो आदमी के पास बहुत ज्यादा क्षमता हो जाएगी चीजों को खरीदने की, है ना। पैसा फेंक फेंक के चीजें खरीदना शुरू कर देगा। जब पैसा फेंकता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो मांग, जिस चीज की मांग है, ये कच्चा माल है, ये सोर्स पे ही कम हो जाएगा। इस सोर्स पे माल कम हो गया तो अपने आप चीज महंगी हो जाएगी। अगर बाजार में गैस ही, अभी गैस की सिचुएशन चल रही है ना, सिलेंडर गैस की, सिलेंडर ही कम हो गए तो सिलेंडर के रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि लोगों ने बहुत खरीद लिया, तो ये कम हो गया। अगर ये चीज कम हो गई तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। अब ये चीज तो मार्केट में कम है, ये लाई जाएगी, फिर इसको अधिक मात्रा में आपूर्ति करने के लिए ज्यादा हमें लेबर चाहिए होगी, मजदूर चाहिए होगी। तो दोनों चीजें होती हैं इसमें। जब मुद्रास्फीति होती है तो कच्चा माल जो हो जाएगा वो महंगा हो जाएगा, मजदूरी शुल्क जो हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी। ये होती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को सिंपल टर्मिनल से आप समझिए, महंगाई। अब महंगाई हुई क्यों है? तरलता बहुत है, बहुत सारा पैसा मार्केट में है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सामने आएगा? भारत में आरबीआई सामने आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? अपनी मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करता रहता है वो, ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए। या तो इन्फ्लेशन होगा कभी, या स्टैग्नेशन होगा। इन्फ्लेशन में मांग बहुत बढ़ जाएगी और जो मुद्रास्फीति, रिवर्स मुद्रास्फीति जिसे हम कहें, उसमें मांग घट जाती है। तो मौद्रिक नीति के तहत वो रेपो रेट में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। और रेपो रेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। जिस रेट पे बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं उसको कहते हैं हम रेपो रेट। रेपो रेट अधिक अगर होगी, रेपो रेट अगर बढ़ जाए, आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंक आरबीआई से लोन कम लेंगे। आरबीआई से लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। मार्केट में पैसा कम जाएगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो ये है तरीका मार्केट में लिक्विडिटी कम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? समाचार पत्रों में अक्सर प्रयुक्त होने वाला ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, ये शब्द अक्सर यूज होता है। रिसेंटली शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा ये पुनः प्रयुक्त किया गया। इससे पहले 2006 में ये प्रयुक्त किया गया था चीन के प्रधानमंत्री द्वारा। 2006 में कॉइन किया गया ये शब्द। कॉइन किया गया का क्या मतलब होता है? कॉइन किया गया मतलब उन्होंने शुरू किया ये शब्द बोलना। क्या है ड्रैगन एलिफेंट टैंगो? ड्रैगन का मतलब होता है वहां का राष्ट्रीय प्रतीक है, चाइना का ड्रैगन, है ना। ड्रैगन का इतिहास बहुत पुराना है। ड्रैगन वहां पूजा जाता है उनके समारोह में, तो वो अपने यहाँ ड्रैगन को सर्वोच्चता देते हैं। हान डायनेस्टी एक बहुत पुरानी डायनेस्टी है, वहां पे से शब्द बहुत ज्यादा चला था। लगभग 4000 से 5000 साल पुराना इतिहास रहा है ड्रैगन का। उसी तरह कहां? चीन में। उसी तरह भारत के लिए, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो सिंबल, वो है एलिफेंट, हाथी। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, थाईलैंड एक देश है। थाईलैंड में वहां की मुद्रा में, वहां के नोट में गणेश जी की प्रतिमा है। तो इतना व्यापक है मतलब गणेश हमारे लिए एलिफेंट। तो हमारे सबसे पहले तो गणेश भगवान, जिनका सर किसका है? हाथी का है। तो वहां पे से इंपॉर्टेंस आ जाती है। दूसरी चीज, एक हमने बात की थी, बहुत पुराना इतिहास था, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास
बीसी के आसपास का समय था जब सेल्यूकस निकेटर और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक उसके बीच में युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था और उसकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया था और भेंट स्वरूप, संधि के भेंट स्वरूप क्या किया था, 500 हाथी उसे गिफ्ट दिए थे। 500 हाथी गिफ्ट दिए थे सेल्यूकस निकेटर को। और उसी 500 हाथी से सेल्यूकस निकेटर ने तुर्की में जो सिकंदर की सत्ता फिर से उठ रही थी, उस सत्ता को एप्सिस, एक युद्ध था, उस एप्सिस युद्ध के अंतर्गत प्रयोग किया था और एप्सिस युद्ध वो जीत जाता है। कौन? सेल्यूकस निकेटर, 500 हाथी के साथ। तो यहां पे से इंपॉर्टेंस एक निकल के आती है दूसरी। पहला गणेश जी, दूसरा ये सेल्यूकस निकेटर वाली कहानी। तीसरी चीज आप ये समझिए कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हर साल कुछ हाथी अलग अलग देशों को एक अच्छे जेस्चर के रूप में गिफ्ट करना शुरू किया। तो वहां पे से भी ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आता हाथी का। तो हाथी हमारे संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। तो इसीलिए ड्रैगन एलिफेंट टैंगो भारत और चीन की पारस्परिक संधि है किन दो क्षेत्रों को लेकर? व्यापार, आर्थिक और क्या क्या है? आर्थिक और रक्षा। हाँ, किन दो क्षेत्रों के लिए है ये मेन? राजनयिक और आर्थिक सामंजस्यता किन दो देशों के बीच में? भारत और चीन के बीच में। ये शब्दावली 2006 में पहली बार कॉइन की गई थी तत्कालीन चीन के प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 11 हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना कब किसने की? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 1916 में मदन मोहन मालवीय। हम यहाँ पे ये भी देखते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल हिंदू कॉलेज अगर कहेंगे तो 1898 के समय का, तब हम कहेंगे एनी बेसेंट ने बनाया था। लेकिन हम बात करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो मदन मोहन मालवीय ने 1915 में बनाया था। ये कंफ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में, ठीक है? मदन मोहन मालवीय ही वो आदमी है जो कि गांधी और अंबेडकर समझौता हुआ था ना एक, उस समझौते की मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय 1932 के समय पे, जब गांधी और अंबेडकर जी के मध्य सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड, ये वाली चीजें हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पड़ावों को मानचित्र में दर्शाइए। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का बहुत ज्यादा, ये मोटा मोटा मैं दर्शा दे रहा हूं, अभी फिर किसी और दिन दर्शा दूंगा इसको। सबसे पहले हम पहुंच गए पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी, तवाघाट, यहीं पे समीप में हमें नारायण आश्रम मिलेगा। फिर तवाघाट से आगे गुंजी, फिर लिपुलेख, नवीढांग तहसील, फिर लिपुलेख, काला पानी आ जाएगा, लंपियाधुरा, और ये आ जाएगा जो विवादित क्षेत्र है ये भारत और नेपाल के बीच में, और ये आ जाएगा हमारा लिपुलेख। और यहां से फिर चीन में एंटर कर जाएंगे हम, और काली नदी यहीं से होकर निकल के बहती है काला पानी से, इस क्षेत्र से। तो ये है पूरा रास्ता। इनमें एक दो पॉइंट रह गए हैं, छूट गए, फिर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे इसमें। कैलाश मानसरोवर यात्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जैन धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अष्टापाद इसको कहा जाता है ना ये। और यहाँ पे पहले जैन धर्म के पहले गुरु ऋषभदेव द्वारा यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया गया था, ऐसी मान्यता है, और भारतीयों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिर करेंगे इस दिन चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 1856 में हेनवुड द्वारा राज्य में समाधानों की खोज कहाँ की गई? 1856 कहाँ? देवीधुरा में समाधानों की खोज की गई, नंबर 1। नंबर 2, 1951 में हरिद्वार के बहादुराबाद में किसने? हेनवुड ने की थी ना, हेनवुड। हरिद्वार के बहादुराबाद में मृदभांडों की खोज की थी, बहादुराबाद में मृदभांडों की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, और एक इंपॉर्टेंट सवाल बार बार आया है जिसके तहत 1963, लेकिन 1963 परीक्षा वाणी कहती है, लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं जिनका नाम है यशवंत कटौजी, वो कहते हैं 1968। ये कहते हैं जो लाखुट ड्यार की खोज एमपी जोशी ने की थी, और ये इसके लिए 1963 भी ध्यान रख लेना, 68 भी ध्यान रख लेना, एमपी जोशी ने की थी। ठीक है, लाखुट ड्यार। इसी ऐसे ही बहुत सारी जगह, किमनी गांव है, फड़कानौली है, राकेश भट्ट द्वारा खोज की गई है, कई ऐसी जगह हैं। इस दिन पूरे इस पे चर्चा करूंगा। जैसे फड़कानौली शिलाश्रय है, यशोधर मठपाल ने 1985 में की है। ठीक, 3 शिलाश्रय प्राप्त हुए। पेटशाल की 1989 में की है,
1989 में कत्थई रंग की नृत्य प्रतिमाएं यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। और इससे अलावा फलसीमाई योग तथा नृत्य करती हुई प्रतिमाएं मिली हैं। और लुएथाप में अल्मोड़ा बिनसर राजमार्ग में दीनापानी से 3 किलोमीटर की दूरी पर 3 शिलाश्रय चित्र मिले हैं। यहाँ पे ये चित्र लाल रंग के निर्मित है, इसीलिए इसका नाम लाल रंग लुएथाप ऐसे हाथ से लाल रंग के निर्मित है ना, अल्मोड़ा बिनसर मार्ग में, तो लुएथाप इसका नाम है। डॉक्टर यशोधर मतपाल के अनुसार लाखों लुएथाप के निवासियों ने परस्पर आपस में संपर्क रहा होगा, ये विचार किया है। इसके अलावा राकेश भट्ट ने किसको उजागर किया? ग्वारख्या उद्यान को उजागर करने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। ग्वारख्या उद्यान किमनी गांव चमोली के थापली के पास है। पुरोला घाटी उत्तरकाशी में है, यमुना घाटी। यहां से काले रंग के आलेख मिले हैं, अब मिट चुके हैं, वो शंखलिपि में मिले हुए हैं ये सब। मलारी गांव चमोली में मलारी गांव है, इसको सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय शिव प्रसाद डबराल को जाता है। मलारी गांव को 1956 मलारी गांव 1956 मलारी गांव शिव प्रसाद डबराल। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कोटगाड़ी देवी, उल्का देवी, होकरा देवी, वरदानी मंदिर, कौशल्या देवी मंदिर, कामाख्या मंदिर, गुरना मंदिर, ध्वज मंदिर, मोस्टामानु मंदिर, ये सब सारे मंदिर कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू।